Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination like CSIR and also if you are an aspirant of DBT JRF exam. So आपका एग्जाम फेब में ही है, आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. So this session will be very much fruitful for all of you. In this session, I will provide you the most important question which gonna be asked in your exam. I will also provide some chart from which questions will be directly asked to you in C section, either in the form of match the following question or in the B section. Let's solve the first question. Which of the following is not true regarding chlorosis? So the options are yellowing of leaves, death of plant tissue, non-formation of chlorophyll, destruction of chlorophyll. So chlorosis is a term which is used to denote the conditions occur due to the non-formation of chlorophyll either or the destruction of the chlorophyll. So इनमें से कौन से conditions यहाँ पे ट्रू हैं क्लोरोसिस के लिए? येलोइंग ऑफ लीव्स, यस, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो येलोइंग ऑफ लीव्स तो होगा ही. डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू नहीं होगा. नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, यस, ये भी सही है. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी सही है. यानी नॉट ट्रू बोला है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. यानी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्लोरोसिस का. बिकॉज इन क्लोरोसिस it is the yellowing of green tissues or structures which is due to the non formation, यानी कि पूरी तरह से ही क्लोरोफिल नहीं बनता है या फिर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए ड्यू टू सम रीजंस. सो ड्यू टू दिस रीजन येलोइंग ऑफ लीव्स में अकर. तो वाई क्लोरोसिस अकर? क्लोरोसिस अकर ड्यू टू द मिनरल डिफिशियंसी एंड ऑल्सो इट में अकर अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, लेट्स से कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है प्लांट में या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एंड इवन वायरल इन्फेक्शन के केस में भी क्लोरोसिस देखने को मिलता है. तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली कि क्लोरोसिस कब कब हो सकता है. क्लोरोसिस इन केस ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकता है. अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोसिस कब कब होता है और ऑप्शन दे दे इन केस ऑफ फंगल या फिर बैक्टीरियल, वायरल या मिनरल डेफिशिएंसी, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. Now a very common question which is asked frequently: how many protein coding genes are present in the genome of humans, Drosophila, Cineroheptitis elegans and Arabidopsis thaliana? So इन सब क्वेश्चंस में आपका अप्रोच पहले क्या होना चाहिए? आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सीक्वेंस में क्या पूछा है, ह्यूमन का है, एंड लास्ट में पूछा है आपको एरोबिडोप्सिस का. तो आपको सबसे पहले ह्यूमन वाले का कितना होगा उसका पता लगाना है, एंड उसके बाद एरोबिडोप्सिस का लास्ट में. यानी कि आपको ध्यान हमेशा फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला आपको देना है. तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस वाले में गलत होने के चांसेस रहते हैं. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ह्यूमंस में कितने प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं? अबाउट 20,000. एंड ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में कितने रहते हैं? 14,000. उसके अलावा सी एलिगेंस में 19,000 एंड एरोबिडोप्सिस में कितने रहते हैं? 27,000. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन बी. यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी लगाया जिसमें आपको देखने को मिल सकता है. इस चार्ट में यू कैन सी कि इकोलाई में कितना रहता है, कितना बेस पेयर्स का उसका जीनोम होता है एंड कितने प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं. उसके अलावा जो ईस्ट होता है एंड एरोबिडोप्सिस या फिर सी एलिगेंस जितने भी हैं, माउस में कितना होता है, ये सारे मैंने मेंशन करे हैं. इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सी सेक्शन में आए मैचिंग के फॉर्म में, कि एक तरफ आपको ऑर्गेनिज्म दे दे एंड उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको या तो उनका हैप्लॉइड जीनोम पूछ ले कितने मिलियन बेस पेयर्स का, उसके अलावा आपको प्रोटीन कोडिंग जीन्स डायरेक्टली पूछ दे. तो ये टेबल भी आपके बहुत काम का है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन अ सेल? So is it the mRNA? No. It is the tRNA? No. Is it the rRNA? Yes, it is the rRNA. siRNA? No. सबसे ज़्यादा जो सेल में रहता है abundantly, it is the ribosomal RNA, which is about 80% of the total cellular RNA. Now next question, which is matching some inorganic element that serve as a cofactor for enzymes. This is the PYQ ऑफ CSIR. ये बहुत बार पूछता है इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते. यू विल डायरेक्टली अर्न 4 मार्क्स अगर आप ये पूरा चार्ट करके जाते हैं. एंड अगर ये सी सेक्शन में नहीं आता है तो इंडिविजुअल बी सेक्शन में तो फॉर श्योर आ सकता है. यू हैव टू मैच द इनऑर्गेनिक एलिमेंट विच सर्व एज अ कोफैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम. तो एंजाइम कौन कौन सा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पायरुवेट काइनेज, डाइनाइट्रोजिनेज, यूरिएज.
तो आपको डाइनाइट्रोजिनेज का पता होगा कि डाइनाइट्रोजिनेज जो है, और डाइनाइट्रोजिनेज का तो पता होगा कि मोलिब्डेनम उसका कोफैक्टर होता है। तो सी का 4 किस में मैच कर रहा है? सी का 4 एक सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सिर्फ एक ही के बेसिस पर डोंट पिक द आंसर, यू माइट बी रॉन्ग। आप कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस को टैली करें कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नाउ उसके बाद होता है यूरिएज। यूरिएज जो होता है उसका कोफैक्टर होता है निकेल, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 भी किस में फिट बैठ रहा है? डी का 3 भी फिट बैठ रहा है ऑप्शन सी में। तो उस तरह से हमारा आंसर तो निकल गया। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो कोफैक्टर होता है वो होता है कॉपर, और पायरुवेट काइनेज का बहुत ही कॉमन है पोटेशियम। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? हमारा आंसर निकला ऑप्शन सी। So right answer is the answer C. I have provided the chart regarding some inorganic element which serve as a cofactor for different enzymes. Like copper is the common for cytochrome oxidase, and ferric and ferrous ion are common for cytochrome oxidase, catalase and peroxidase. अभी हमने देखा potassium is responsible for a cofactor for pyruvate kinase, magnesium is cofactor for hexokinase which is a glycolysis enzyme, and also the manganese which is the cofactor for arginase or ribonucleotide reductase, molybdenum again for dinitrogenase, nickel is for urease, selenium is glutathione peroxidase and zinc is for carbonic anhydrase. तो इस तरह से आप 2-3 बार अगर याद करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। आप कुछ कुछ मेटल्स का कॉमन याद रख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजनेस का मोलिब्डेनम, यूरिएस का निकेल, सेलेनियम का ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, जिंक का कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लाइकवाइज आप इस तरह से बहुत टाइम तक याद रख सकते हैं। अगर आपको 2-3 भी मिल जा रहा है तो आप उस तरह से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो आपको बी सेक्शन में पूछ सकता है फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री इज द एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हाउ मेनी कैलोरीज वी आर इनटेकिंग। सो फॉर कार्बोहाइड्रेट इट इज 4.1, फॉर लिपिड्स इट इज 9.3 एंड फॉर प्रोटीन्स इट इज 4.4। इसीलिए बोलते हैं कि लिपिड और फैट को खाने से इंस्टेंटली हमें क्या मिलता है? बहुत सारा कैलोरीज हमें मिलता है। 9.3 इज सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरी पर ग्राम। सो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे लीस्ट किससे मिलता है एंड सबसे ज़्यादा किससे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का 4.1 होता है कैलोरी पर ग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, लिपिड का 9.3 एंड प्रोटीन का 4.4। नाउ वन मोर चार्ट जो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कितने मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, कितने प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। सो इंट्रॉन्स अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एन एवरेज ह्यूमन जीन, यानी कि मोर देन 90% जो जीन होता है ह्यूमंस में दैट इज द नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन, यानी कि इंट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं। सो इंट्रॉन्स का यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो दिस चार्ट शोज द introns and representative genomes of bacteria and other organisms like plants, humans and mammals में भी दिया है। सो अगर बैक्टीरिया की बात करें जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ई कोलाई, उसका जीनोम साइज होता है 4.6 मिलियन बेस पेयर्स, एंड अगर उसके जीन्स की बात करें तो रफली 4200 जीन्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस कितना होता है 88%, एंड जो इंट्रॉन होता है वो नॉन सिग्निफिकेंस होता है, यानी उतना ज़्यादा नहीं होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में भी 6000 के आसपास जीन होता है एंड 70% प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। और अगर हम चलो ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन में कितने जीन्स होते हैं? अभी जस्ट हमने देखा था 21,000 जीन्स होते हैं, 21,000 हमने देखा था अभी जस्ट मैचिंग में, एंड प्रोटीन कोडिंग जीन्स उसमें से कितने होते हैं? ओनली 1.2%। यानी बाकी जो जीन्स हैं वो नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, यानी कि कितना इंट्रॉन पर जीन है? 9 इंट्रॉन पर जीन होता है उनमें। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 21,000 जीन्स हैं जिनमें से प्रोटीन कोडिंग सिर्फ 1.2 ही है। तो इस टाइप का भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको आउटपुट निकालने आना चाहिए। इन शॉर्ट, in eukaryotes, the frequency of introns increases with genomic size and complexity। यानी जैसे जैसे जीनोमिक साइज बढ़ता है, जैसे जैसे जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ इंट्रॉन्स या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो यहाँ से हमें देखने को मिल ही रहा है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है आप देखिए इंट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी 1% से 25%, फिर
25% फिर 35%, यानी जीनोम साइज अगर इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इंट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, यानी कि नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन भी एनहांसमेंट होगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट चार्ट जिससे कि सी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ नॉट इन सी इट विल कम इन बी सेक्शन एज एन इंडिविजुअल। सो सम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ट्रेस मिनरल्स, यानी माइक्रो मिनरल्स का क्या क्या रोल होता है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल वो प्ले करते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। लाइक जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का रोल क्या होता है, इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, यानी B12 का एक कोर कंपोनेंट होता है, एंड B12 इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ना उसके अलावा कॉपर, सो कॉपर is a component of many enzymes and it is also essential for melanin and hemoglobin synthesis, and also अभी जस्ट हमने देखा था copper is a part of cytochrome। ना उसके अलावा आता है फ्लोरीन। सो ये जो है फ्लोरीन यानी कि एक हेलोजन है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बोन एंड अवर टीथ एंड इट प्रिवेंट्स दी टूथ डीके, यानी ये क्या करता है, ये टूथ डीके होने से बचाता है बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बोन मैट्रिक्स एंड आवर टीथ। उसके अलावा आता है आयोडीन। सो आयोडीन हमें पता है आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, सो कंपोनेंट होता है ये थायराइड हार्मोन का। तो ये एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके अलावा आयन, सो आयन इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स। मैंगनीज, मैंगनीज क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर यूरिया फॉर्मेशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और अभी जस्ट हमने मोलिब्डेनम के बारे में भी पढ़ा। मोलिब्डेनम क्या होता है, डाइनाइट्रोजनेज जो होता है उसका कोफैक्टर होता है। सेलेनियम हमने देखा, सेलेनियम इज नीडेड इन फैट मेटाबॉलिज्म, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का कोफैक्टर होता है। उसके अलावा जिंक, जिंक जो होता है वो मोर देन 70 एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है, और जिंक के जो टैबलेट्स हैं वो वुंड हीलिंग के लिए दिया भी जाता है एंड ऑल्सो फॉर फर्टिलाइजेशन। सो ये सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चार्ट मैंने दिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। सो आप इसको एक दो बार ऐसे पढ़ के या फिर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं इस बार के एग्जाम में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।